नमस्कार। आज के शख्सियत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, बच्चे हमारे देश के सुंदर और सुदृढ़ भविष्य के निर्माता हैं। वे जितने शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, संस्कारवान होंगे, देश का भविष्य उतना ही सुरक्षित होगा। हमारे देश में, हमारे ज़िले में, हमारे शहर में कई ऐसे बच्चे हैं जो गरीबी और अशिक्षा के कारण, साथ ही किसी अन्य कारणवश शोषित हैं, पीड़ित हैं, असहाय हैं, अनाथ हैं। तो ऐसे बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी न केवल परिवार की है बल्कि समाज की भी है। और साथ ही इन बच्चों के हित के लिए एक ऐसा विभाग है जो इनके लिए कार्य करता है। जी हाँ, वो विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग। दर्शकों, बच्चों की चर्चा चली है तो हम ऐसे ही बच्चों की चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं बाल संरक्षण अधिकारी श्री विजय शंकर शर्मा जी। विजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शख्सियत कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। विजय जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। ऐसे बच्चों की हम बात करते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। तो ये जो बच्चे हैं, ये कौन हैं और आपकी जो इकाई है वो किस तरह का कार्य करती है? जैसे कि हम सभी जानते हैं, आपने बोला कि बच्चे इस देश का भविष्य हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विभिन्न समस्याओं से कारणवश जो है वो शोषित हैं, उपेक्षित हैं या किसी न किसी प्रकार से वो समस्याओं से जूझ रहे हैं। चाहे वो उनके शिक्षा से जुड़ी बात हो, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी बात हो या फिर शोषण से जुड़ी बात हो। तो ऐसे बच्चों के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई जो है वो ज़िले में काम कर रही है। विशेष रूप से हम जब देखते हैं, हम बात करते हैं अपने बस्तर संभाग की बात करें या बस्तर क्षेत्र की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे विशेष रूप से जो है वो एक बाल श्रम और बच्चों का जो पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, बच्चों में चूँकि यहाँ का जो कल्चर है बस्तर का, उसको देखते हुए बच्चों में नशे की जो प्रवृत्ति है, ये चीज़ें हैं। और शोषण, चाहे वो लैंगिक शोषण की बात करें हम या दूसरे अन्य प्रकार के जो शोषण हैं, चाइल्ड मैरिज का एक हम बात करते हैं बाल विवाह की, तो इस प्रकार के शोषणों से बच्चे उपेक्षित हैं। और हमारे देश में बहुत सारे जो है काम, योजनाएं और बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चों के लिए होती हैं, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं सबको देखते हुए हम किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, लेकिन बच्चे फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों पे शायद उतना ध्यान लोगों का नहीं जाता। उसका मैं एक जो कारण मान के चलता हूँ वो एक ये चीज़ है, ऐसा कहा जाता है ना कि बच्चे जो होते हैं वो ना ही दाता होते हैं और ना ही वो मतदाता होते हैं। जी, बिल्कुल। तो इस वजह से, क्योंकि वो ना तो किसी के लिए कुछ फिनेंशियली या किसी दूसरे प्रकार की कोई मदद बच्चों के तरफ से हो सकती है, और ना ही जो एक राइट्स रहता है कि वो बच्चा एक वोट देने का जो अधिकार होता है वो भी उसके पास नहीं होता। इसलिए बहुत कम फोकस जो है वो बच्चों के ऊपर जाता है। जबकि हम, जैसा आप बोले ना कि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, तो हमें अपने भविष्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसी के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई इस पूरे क्षेत्र में जो है ऐसे बच्चों का चिन्हांकन करके कि ऐसे बच्चे किस किस एरिया में हैं, ऐसे बच्चों को लगातार जो चाइल्ड लाइन की टीम है, जिला बाल संरक्षण इकाई की जो फील्ड की टीम है, वो पूरे क्षेत्र में विजिट करके, भ्रमण करके ऐसे बच्चों को चिन्हांकित करती है और चिन्हांकन के बाद उनके पुनर्वास और उनके कल्याण के लिए जो है काम किया जाता है। ये जो बाल संरक्षण योजना है जी, इसके अंतर्गत कितनी संस्थाएं हमारे शहर में संचालित हैं सर? जी, बस्तर ज़िले में इस योजना अंतर्गत जो है वो 9 संस्थाएं संचालित हैं, जिसमें से आपकी 6 संस्थाएं ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, और उसमें से 3 संस्थाएं ऐसी हैं जो जिनका संचालन स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से हमारा संप्रेक्षण गृह बालक बालिका दोनों के लिए है, और विशेष गृह बालक बालिका, और एक प्लेस ऑफ सेफ्टी बॉयज़। ये 5 संस्थाएं हैं जो CCL बच्चों के लिए संचालित हैं। उसके अलावा फिर चिल्ड्रन होम, बॉयज़ एंड गर्ल्स और
एडॉप्शन एजेंसी, दत्तक ग्रहण एजेंसी, जो बच्चे दत्तक में जाते हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से कुल 9 संस्थाएं जो हैं वो बस्तर जिले में संचालित हैं ऐसे बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए। जी, अभी आपने बताया कि बाल गृह और बाल संप्रेक्षण गृह, जी। ये जो दोनों संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में किस तरह के बच्चे रखे जाते हैं, इनमें क्या अंतर है? मैं आपको थोड़ा सा अलग से कुछ बताना चाहूँगा। जी। जो बच्चों के लिए एक कानून बना हुआ है, किशोर न्याय अधिनियम, है ना, जी। किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015, जी। अभी जिसमें संसद में जो पास हुआ है 2019 में, अभी फिर से उसमें अमेंडमेंट हुआ है। उसमें बच्चों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जो मैं अभी आपको बोला था कि CCL, चाइल्ड इन कॉन्टैक्ट विथ लॉ, ऐसे बच्चे जो किसी कारण से कानून के संपर्क में आए हैं या जिन्होंने कानून का किसी कारणवश उल्लंघन किया है। और दूसरा CNCP, चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, ऐसे बच्चे जिनको देखभाल संरक्षण की जरूरत है, जरूरतमंद बच्चे। ये अनाथ बच्चे भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जी। मैं बता रहा हूँ उसको। जी। तो जो ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी कारणवश विधि का उल्लंघन किया या कानून के संपर्क में आए हैं, ऐसे बच्चों को रखने के लिए बाल संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह और सुरक्षित स्थान, जो प्लेस ऑफ सेफ्टी की मैं बात कर रहा था, उन बच्चों को वहाँ प्लेस किया जाता है। और जो देखरेख संरक्षण की जरूरतमंद बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए बाल गृह, खुला आश्रय गृह और एडॉप्शन एजेंसी जो मैं बात कर रहा था संस्था, उन संस्थाओं में ऐसे बच्चों को। तो 2 प्रकार के जो कैटेगरी के श्रेणी के जो बच्चे हैं, उनको रखने के लिए भी अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं। तो ये विशेष रूप से जो आपने पूछा कि देखरेख संरक्षण वाले जो बच्चे हैं, उनको बाल गृह में रखा जाता है। और जो कानून का उल्लंघन किए हैं या कानून के संपर्क में किसी कारण से आते हैं, ऐसे बच्चों को संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। तो ये बेसिक अंतर है संप्रेक्षण गृह और बाल गृह। तो बाल गृह में जो बच्चे रहते हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा, उनकी भविष्य की क्या क्या योजनाएं होती हैं? यानी क्या महिला बाल विकास विभाग ही उनकी देखरेख का पूरा जिम्मा लिया हुआ है? जी बिल्कुल, वो ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्था एक्चुअली सुधारात्मक संस्था हैं, बच्चों के पुनर्वास के लिए काम करती हैं। तो वहाँ जब बच्चा उस संस्था में प्रवेश लेता है, तो उस बच्चे के पढ़ाई, शिक्षा, उसके बच्चे के स्वास्थ्य और बच्चे के लिए भविष्य के लिए उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, हर बच्चे का वहाँ पे एक व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार की जाती है, क्योंकि हर बच्चे का संभावनाएं हर बच्चे में अलग अलग होती है। तो हर बच्चे के लिए अलग अलग प्लानिंग की जाती है। तो उस बच्चे के लिए उस संस्था में चाहे वो खाने से लेके न्यूट्रिशन फूड की व्यवस्था हो, आपका एजुकेशन हो और हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन सारी फैसिलिटीज़ जो है वो बच्चों को संस्था में प्रदान की जाती है। काउंसलिंग फैसिलिटीज़ हैं, ये सब सुविधाएं बच्चों को वहाँ पे मिलती है। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ जो है वो जिला बाल संरक्षण इकाई और शासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से बच्चों को वहाँ प्रोवाइड होती हैं। जी। बाल गृह में रहने वाले कुछ ऐसे बच्चे जिनमें की विशेष प्रतिभाएं होती हैं, जैसे कोई बच्चा खेल में बहुत रुचि रखता हो या उसमें प्रतिभाशाली हो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, गायन में, ये में, तो इस तरह के जो बच्चे जो अलग अलग प्रतिभाओं में निपुण होते हैं, तो इस तरह की कलाओं का जो बच्चों को अपन प्रशिक्षण दे सकें, तो क्या इस तरह का भी कुछ वहाँ पे व्यवस्था है? बिल्कुल, सारे प्रावधान जो हैं उन संस्थाओं में बच्चे को किस चीज़ की नीड है, ज़रूरत है, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। चाहे जैसे आपने बोला कि बच्चे में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ उसमें प्रतिभा है, बच्चा कुछ विशेष रूप से कुछ अलग से प्रशिक्षण पाना चाहता है, उसकी रुचि बच्चे की किस में, जैसे मैंने बोला आपको बताया कि हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल प्लानिंग की जाती है, इंडिविजुअल केयर की जाती है। तो उसी के आधार पे बच्चा अगर किसी कोई प्रतिभा है उसमें, वो कुछ चाहता है कि उसको डांसिंग में बहुत अच्छा है, तो उसके लिए डांसिंग के लिए डांसिंग टीचर हैं। कोई बच्चा गायन में बहुत अच्छा है, तो उसके लिए वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और टीचर की वो व्यवस्था कराई जाती है। कोई बच्चा स्पेशल विशेष कोई प्रशिक्षण या ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो वो सुविधाएं, सभी सुविधाएं वहाँ पे उनको बच्चों को उपलब्ध कराई जाती हैं। सर, जैसे कि हम अपने शहर में ही देखते हैं, कई गलियों में या कई ऐसे सुनसान जगह में बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, घुमंतू बच्चे जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं बहुत गरीब परिवारों से होते हैं, तो कभी कचरे में कुछ सामग्री ढूंढते हुए नज़र आते हैं। तो ये जो बच्चे हैं, इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, इन्हें दिशा देने के लिए आपका जो विभाग है वो क्या कर रहा है?
सामान्यतः बहुत सारे बच्चे ऐसे जो है वो हम लोगों के संपर्क में आते हैं जो चाहे वो स्ट्रीट चिल्ड्रन हों, कचड़ा बीनने वाले रेड पिकर जो हैं, या नशा पान करने, जैसे मैंने बोला कि बस्तर के जो कल्चर हैं, परंपरा, उसको देखते हुए बच्चों में नशे की प्रवृत्ति भी काफ़ी देखने को मिलती है। ऐसे बच्चे जब हमारे जिला बाल संरक्षण इकाई के संज्ञान में आते हैं तो हम उनको जो एक बाल कल्याण समिति जो है, बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करके बच्चों के पुनर्वास के लिए, जैसे हम लोगों के पास जिला बाल संरक्षण इकाई में भी और जो बाल देख रेख संस्थाएँ चल रही हैं वहाँ भी काउंसलर्स का प्रावधान है, वहाँ पे काउंसलर अपॉइंटेड हैं। दूसरा, मनोचिकित्सक, मनोसामाजिक कार्यकर्ता हैं, मनोवैज्ञानिक जो परामर्श हैं, बच्चा किन कारणों से उन परिस्थिति में, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चा किन कारणों से वो उस परिस्थिति में आया है, उन कारणों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम सीधे बच्चों को कुछ करने लग जाएंगे तो वो नहीं होगा। सबसे पहले जानने की ज़रूरत ये है कि बच्चा, हाँ, कारण क्या है, क्योंकि जब आप कारण जान पाएंगे तब आप उसके समाधान पे काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चे को जब हम चाहे संस्था में रखें या उसका काउंसलिंग करते हैं, जैसे भी है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि बच्चा नशा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसको वो लत कहाँ से लग रही है, वो सामान कहाँ से उसको उपलब्ध हो पा रहे हैं नशे के, वो पैसा उसको नशे के लिए सामान खरीदने के लिए कहाँ से मिल पा रहा है। कई बच्चे जो कचड़ा बीनते मिलते हैं, जब हम बात करते हैं बच्चों से, काउंसलिंग करते हैं, तब पता चलता है कि वो कचड़ा बीनने के पीछे उसका रीज़न ये है कि वो पैसा कुछ उसको मिलेगा, उस पैसे से वो नशे की कुछ चीज़ें खरीद पाएगा। तो दोनों कनेक्टेड रहते हैं। तो उन कारणों को जानने के बाद फिर उनको जो है, जैसे अगर कोई बच्चा ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट है तो उसको वो ड्रग एडिक्शन की जो प्रोसेस रहती है उसमें ड्रग एडिक्शन सेंटर में उसको जो है सुविधा दी जाती है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा भी उसमें लिप्त नहीं हुआ है, बच्चे को काउंसलिंग के समझाइश के माध्यम से जो है उस चीज़ों से दूर किया जा सकता है। तो बच्चों को लगातार काउंसलिंग की जाती है, बच्चों का फॉलोअप किया जाता है, बच्चों के साथ जो है कई बार लगातार जो है चर्चाएं की जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे माता पिता के बिहेवियर की वजह से भी, क्योंकि बस्तर के कल्चर में मेरा जो अनुभव है, मैं देखता हूँ कि माता पिता अपना कहीं काम पे गए हुए हैं या माता पिता खुद जो है नशे का सेवन कर रहे हैं, तो उनको देखते हुए बच्चे, जैसे बोलते हैं कि बच्चे की सबसे पहली जो पाठशाला होती है वो उसका घर होता है। बच्चे अपने से घर में देखते हुए ही चीज़ों को सीखता है, तो जो चीज़ वो घर में देखता है वो सीखता है। तो जब ये सब चीज़ों को हम जानते हैं, समझते हैं, तो उसके आधार पे बच्चे को उसी हिसाब से काउंसलिंग बच्चे की जाती है और बच्चे को उन परिस्थितियों से बाहर निकालने का प्रयास जो है वो जिला बाल संरक्षण इकाई के काउंसलर या जो संस्थाओं में जो काउंसलर पदस्थ हैं उनके माध्यम से किया जाता है। साथ ही कई चीज़ें ये भी देखने आती हैं कि उस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं। तो जैसे एक कहावत होती है कि खाली दिमाग शैतान का घर, क्या करेंगे। तो बच्चों को एजुकेशन से जब जोड़ते हैं, अच्छी संगत मिलती है, शिक्षा व्यक्ति ग्रहण करता है, तो भी बच्चा उस परिस्थितियों से दूर होता है। और इन परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे का लगातार फॉलोअप, क्योंकि अगर आपने महीनों तक उसको काउंसलिंग करके उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, नॉर्मल हो गया बच्चा, लेकिन बच्चा वापस उन परिस्थितियों में तो नहीं जा रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने उसका फॉलोअप नहीं किया, उस पर नज़र नहीं रखी, तो पता चला कि बच्चा फिर उसी दिशा में, हाँ, तो वो फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम भी जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड लाइन की टीम के माध्यम से किया जाता है। शर्मा जी, अभी आपने बात किया नशा पान करते हुए बच्चों का, तो ये जो बच्चे हैं हम अपने आसपास देख सकते हैं, तो नशा मुक्ति केंद्र का बस्तर में ना होना एक विडंबना है। और ऐसे बच्चों को आपको फिर उन्हें टैकल करने में या उन्हें समझाने में किस तरह की परेशानी आती हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये वाकई में बस्तर ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नशे में लिप्त हैं बस्तर ज़िले में। बहुत सारे प्रकरण हम लोग के पास आए दिन आते हैं, और समस्या यही है कि बच्चों के, ऐसे बच्चे जो हैवी ड्रग एडिक्ट हैं, उन बच्चों के लिए बस्तर ज़िले में ड्रग एडिक्शन सेंटर अभी नहीं है। इवन पूरे स्टेट में एक ड्रग एडिक्शन सेंटर था, वो भी कभी बंद रहता है, कभी ओपन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या जो है, हमारे लिए चैलेंज है उन बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि ऐसे बच्चे आते हैं तो ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रखने में भी खतरा होता है, क्योंकि जो बाल गृह वगैरह हैं वो भी ओपन प्लेस हैं। तो ऐसा ना हो कि उस बच्चे से जो दूसरे बच्चे हैं वो कहीं इफेक्ट हो जाएं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग अलग से, खैर खुला आश्रय गृह में उनको टेम्परेरी शेल्टर दे के उनके साथ काम किया जाता है,
लेकिन ड्रग एडिक्शन सेंटर का ना होने से बहुत सारी समस्याएं ज़िले में हैं। इसके लिए हम लोगों ने लगातार जो है जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय से और राज्य शासन के साथ जब भी हमारी बैठकें होती हैं या पत्राचार होता है तो लगातार हमने इस विषय को मुद्दे को उठाया है कि बस्तर ज़िले में एक ड्रग एडिक्शन सेंटर का होना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरत इसकी महसूस हो रही है और शासन भी इस दिशा में काम कर रहा है। ज़िले स्तर पे भी इसमें कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अभी मुझे जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंगली बस्तर ज़िले में ड्रग एडिक्शन सेंटर ओपन करने के लिए प्रस्ताव जो है शासन मंगा रहा है और शासन स्तर पे भी एटलीस्ट अगर जिले वाइज नहीं हो सकता तो हर संभाग मुख्यालय में एक ड्रग एडिक्शन सेंटर खोलने के लिए शासन स्तर पर कार्रवाई जो है शासन इस पर काम कर रहा है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि निकट भविष्य में आने वाले समय में जो है हमको उस समस्या से थोड़ी सी राहत मिलेगी। सर, ऐसे जो बच्चे हैं जो दिशा भटक गए हैं, सही दिशा नहीं मिलती उनको, तो ऐसे बच्चों के जो माता पिता हैं क्या उन्हें भी आप समझाइश देते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बच्चे की काउंसलिंग करना, हम मानते हैं कि बच्चे में अगर वो बालक है तो शायद उसकी अभी समझदारी का स्तर उतना नहीं बढ़ा है कि वो सब चीज़ों को अपना अच्छा बुरा जान पाए। अगर वो अपना अच्छा सही गलत समझता तो शायद गलत रास्ते पे नहीं जाता। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों की, उनके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनसे कांटेक्ट करना, उनको भी समझा देना कि आपकी चीज़ों की वजह से बच्चा एक का जीवन पूरा प्रभावित हो सकता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, जैसे आपने बोला, मैं भी यही मानता हूँ कि बच्चों के जिम्मेदारी तो माता पिता उनके अभिभावकों का काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग लगातार बच्चे जो आते हैं इस प्रकार के केसेस में, तो बच्चों से ज़्यादा हमारा फोकस पेरेंट्स पे रहता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि इस परिस्थिति में बच्चे के आने के लिए अभिभावक, हमारा समाज, सोसाइटी, ये सब जिम्मेदार है। हम सब जानते हैं कि कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें दिया गया है कि बच्चों को नशे के पदार्थ देना ही नहीं है। तो बच्चों को वो नशे के पदार्थ कहाँ से मिलता है, उपलब्ध कहाँ से होता है? तो कहीं ना कहीं सवाल तो यही है सर। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी भी उसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ। बच्चों को उपलब्ध कराना ये बहुत गंभीर एक सवाल है जो हम छोड़ जाते हैं इस सवाल को। सर, एक जो बस्तर में जो निसंतान दंपतियों के लिए जो एक बहुत अच्छी सुविधा महिला बाल विकास विभाग की तरफ से दी गई है, बच्चा गोद लेने की, तो ये जो दत्तक ग्रहण एजेंसी यहाँ शुरू हो चुका है, तो ये किस तरह अपना कार्य कर रहा है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यहाँ बस्तर ज़िले में 2017 से दत्तक ग्रहण एजेंसी का जो है वो संचालन किया जा रहा है। बहुत सारी घटनाएं उससे पूर्व में मैं खुद यहाँ पे देखा हूँ। इस प्रकार की कई घटनाएं मुझे हॉस्पिटल से या दूसरी संस्थाओं से या कहीं से जो अखबार के माध्यम से या दूसरे चीज़ों के माध्यम से ये आते थे प्रकरण इस प्रकार के कि अनमेड मदर हैं या अबंडेंट चाइल्ड हैं, ऐसे बच्चों को कुछ लोग, एक नेटवर्क है या कुछ लोग ऐसे हैं जो घूमते रहते हैं, जो नज़र रखे रहते हैं। ये दलाली का काम बहुत होता था बच्चों की खरीदी बिक्री का। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे गरीब लोग हैं, ट्रैवल कल्चर से आते हैं, अनमेड मदर हैं, डिलीवरी हुई, उनको वो नहीं बच्चे को रखना चाहते हैं, किसी ने 4-5 हज़ार रुपये दिया और बच्चे को लेकर चले गए। तो ये जो ट्रैफिकिंग हो या के रूप में हम लोग उसको भी मानते हैं, सोच के चलते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को करने के लिए, इलीगल अडॉप्शन को रोकने के लिए शासन ने जो एक गाइडलाइन बनाई है इसके लिए, और इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो ऑनलाइन कर दिया है। और जो मैंने जैसे आपको बताया कि 2015 में जो किशोर न्याय अधिनियम में जो संशोधन हुआ है, उसमें इस के कोई भी व्यक्ति, उसमें इसको इलीगल अडॉप्शन को जो है वो अपराध घोषित किया गया है। उसमें कोई भी व्यक्ति जो बिना ऑनलाइन प्रक्रिया के बच्चे को गोद लेता है या बच्चे को गोद देता है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान उसमें किया गया है। तो अब ये टोटली जो है वो इलीगल हो गया है। अगर बिना प्रोसेस के, बिना ऑनलाइन प्रक्रिया के, बिना जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन किए अगर कोई भी बच्चा गोद लेता है या देता है तो वो इलीगल हो गया। इसके लिए यह है कि एक कारा जो है, हम बोलते हैं सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, है ना, उसके उस पोर्टल जो वेबसाइट है उस पर कोई भी व्यक्ति कहीं से ऑल ओवर वर्ल्ड में बैठ के ऑनलाइन अपना पंजीयन करके
विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए बच्चे को गोद ले सकता है। तो ये क्या बस्तर के निसंतान दंपतियों के लिए है या देश भर में कोई भी आके ये देश ही नहीं, पूरे विश्व से कहीं से भी आप ऑनलाइन अपना पंजीयन करके बच्चा गोद ले सकते हैं। अभी मेरे यहीं से 2 बच्चे, एक यूएसए जा रहा है, अरे वाह, और एक कनाडा, और 2 बच्चे मेरे फॉरेन में अडॉप्शन के लिए जो है उनको रिजर्व किया हुआ है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि विदेश से बैठ के लोग बस्तर के एक छोटी सी जगह बस्तर से बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं। मेरे यहाँ से बहुत सारे बच्चे ऐसे गए हैं। एक बच्चा जो है वो गुजरात में एक वहाँ के सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया है। एक आईएएस हैं, उन्होंने यहाँ से ट्विंस जो जुड़वा बच्चे थे, ट्विंस थे, उनको गोद लिया है। तो जो ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं था, जो ऐसे ही रास्ते में पड़े हुए थे, तो वो बच्चे आज विदेशों में हैं, या एक बहुत अच्छे संपन्न परिवारों में एक बहुत अच्छा जीवन उनको लाइफ मिली हुई है। जी। दर्शकों, बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे बहू बिहा के लाई है, सास को बधाई है, फैमिली में हर कोई पूछे शगुन में क्या क्या लाई है। हाय ना फ्रिज ना टीवी ना कार, अरे खूब बधाई, हर बहू हिला है बहुत है सारा प्यार। उसका क्या फायदा? ना फ्रिज है ना टीवी है ना कार, हर बहू हिला है बहुत है सारा प्यार। अरे सिस्टर इरिटेटेड है, बहू एजुकेटेड है, एजुकेटेड अब्रा फूड। इनका भी है ससुराल आने दो, छोड़ेंगे नहीं। कैसा होगा उस बहू का संसार जो ससुराल में लाएगी केवल प्यार। देखिए लक्ष्मी घर आई 5 जुलाई से रात 8 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ये ला लीगा है, यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। एनर्जी लेवल सुपर हाई है और यहाँ के प्लेयर्स काफी खतरनाक। ये ला लीगा है, यहाँ 1 सेकंड में गेम बदलती है। ला लीगा संतांडर लाइव ऑन MTV and Voot Select। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रिंग में होगा धमाका जिसकी गूंज सुनाई देगी पूरे इंडिया में। आपके फेवरेट AEW सुपरस्टार्स अब आप देखेंगे यूरो स्पोर्ट पर। देखिए AEW हिंदी में। तुम्हारा जूनियर है पर घर को देखो कैसे दुल्हन जैसे सजा के रखा है। जूनियर सीनियर नहीं डियर, ये एस पार्क इमल्शन वो बजट वाले पेंट का कमाल है। चलो चलो नया एस पार्क इमल्शन बजट में लगे। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। शर्मा जी, आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे साथ एक बहुत ही भयावह समय आया हुआ था कोरोना का जी। इस महामारी से निकलने के लिए, इस संकट से उबरने के लिए बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है और मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने भी इस दौरान एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया है। तो ये जो पीरियड था, ये जो पीरियड है, इस समय कई बच्चे अनाथ हुए, बिल्कुल कई परिवार उजड़े। तो चूँकि आपकी जो इकाई है वो बच्चों के लिए है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो अनाथ है, जिनका कोई नहीं है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये बाकी में एक बात सही है कि इस कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है और अनाथ होकर उनको देखने वाला कोई नहीं है। मेरे पास ऐसे कुछ प्रकरण जो है बस्तर ज़िले में मुझे प्राप्त हुए हैं और उन बच्चों को हमने अपने संरक्षण में लेके और उनको हम लोग अपनी संस्था में अभी उनको बाल कल्याण समिति के माध्यम से उनको संस्थाओं में अभी संरक्षण दिया हुआ है और भविष्य में चूँकि अभी उनके कोई नहीं है, उनके परिवार में कोई नहीं बचा है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग जो है अडॉप्शन में देने के लिए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अडॉप्शन में देके उनको एक लीगल गार्जियन मिल पाए, क्योंकि आप कहीं भी बच्चे को रखिए, संस्था में रखिए, कहीं रखिए, लेकिन परिवार का जो एक खुशी, एक सुख जो है, या परिवार में बच्चे को जो एक सुविधा या चीज़ें मिल सकती हैं जो माता पिता का, वो एक संस्था में कितनी भी सुविधा देने के बाद बच्चे को
नहीं मिल पाती है। तो हमारा प्रयास यही है कि ऐसे बच्चों को, निसंतान दंपतियों को, निसंतान दंपति जो हैं उनको विधिवत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वो बच्चे जो है वो गोद जाके उनको एक नया परिवार मिल पाए। और ऐसे बच्चों के लिए शासन बहुत सारी योजनाएं चल रही है ऐसे बच्चों के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ शासन ने भी एक महतारी दुलार योजना, जिसमें बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा का प्रावधान दिया गया कि ऐसे बच्चे कोई भी जिनके माता पिता नहीं तो उनकी स्कूल की शिक्षा जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार की भी जो एक PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड है उसमें भी 10 लाख रुपए तक का प्रावधान जो है उसमें हमारे तो सर ऐसे बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए? उम्र क्या है ऐसे बच्चों की? नहीं, बच्चे की उम्र तो वही है जो हमारा कानून हमारा बोलता है कि 18 साल तक, मतलब 18 साल तक के नीचे के जिन्होंने 18 साल की उम्र पूर्ण नहीं की है वो उसको हम बालक मानेंगे, वो सभी उस योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। जी जी। सर एक और जाते जाते मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि अगर कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति की नज़र में कोई ऐसा बच्चा मिलता है जो शोषित है या पीड़ित है या उसे संरक्षण की ज़रूरत है, तो फिर वो व्यक्ति सबसे पहले किससे संपर्क करें? ये जानकारी हमारे दर्शक चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर इस प्रकार के प्रकरण या ऐसे केस या ऐसा बच्चा कहीं पे, जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि नशा करते हुए या सड़क पे भीख मांगते हुए, बाल श्रम करते हुए या बाल विवाह की कोई सूचना मिलती है या सड़क पे कचरा मिलते पर लोग देखते हैं, बट लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि उसे हमें सूचना किसको देनी है, कहाँ पे लेना है, इसके साथ हमको क्या करना है। इसके लिए इसी के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम लगातार जो है वो गांव-गांव में, शहर स्तर पर, जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, पंचायत स्तर तक जाके जो है हम लोग इन चीज़ों का, योजना के बारे में और उसको कहाँ उसकी सूचना देनी है, इन विषयों पे हम लोग लगातार जो है जागरूकता, जन जागरूकता और प्रसार हम लोग करते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप सूचना दे सकते हैं। मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर कोई दूर दराज में है, हम बस्तर में है, नहीं आ सकता, तो बहुत सारा, जैसे उसके लिए एक टोल फ्री नंबर है, चाइल्ड लाइन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1098, जिसको हम याद रखने के लिए, याद रखने के लिए ऐसे भी याद करते हैं कि 1098। दर्शक ये नंबर याद रख सकते हैं। जी हाँ, 1098। तो इस नंबर पे भी हम, ये टोल फ्री नंबर है, इस पे भी आप कॉल करके उसकी सूचना दे सकते हैं। तो 24 घंटे के अंदर जो है वो जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम वहाँ पे पहुँच जाएगी। दूसरा, इसके अलावा आप डायरेक्टली जिला बाल संरक्षण इकाई को भी सूचना दे सकते हैं, कार्यालय में आके, महिला बाल विकास विभाग में आके आप सूचना दे सकते हैं। हर थाने में पुलिस थाना, हर एरिया में पुलिस थाना बना हुआ होता है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत हर पुलिस थाने में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का प्रावधान किया गया, नियुक्त किया गया है, नियुक्ति है। आप वहां जाके भी उसकी सूचना दे सकते हैं। आप हर पंचायत में एक बाल संरक्षण समिति पंचायत स्तर पर बनी हुई है, उस बाल संरक्षण समिति को आप सूचना दे सकते हैं। आप बाल कल्याण समिति के समक्ष डायरेक्ट सीधे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मोड हैं जहां पे आप डायरेक्ट जो है सूचना दे सकते हैं। सबसे सरल माध्यम है कि आप 1098 में फ़ोन करके आप बता सकते हैं कि बच्चा यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही सर। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, बाल कल्याण समिति ये क्या है? ये बाल कल्याण समिति बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई इकाई या मैं बोलूँ कि चीज़ है तो वो बाल कल्याण समिति है। बाल कल्याण समिति होती क्या है? ये एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक बॉडी है जो बच्चों के लिए, बच्चों के पुनर्वास और कल्याण के लिए निर्णय लेती है। जिला बाल संरक्षण इकाई हो या आम आदमी हो, हम लोगों के पास जब इस प्रकार का कोई भी प्रकरण, किसी भी बच्चे के शोषण का, किसी भी प्रकार का प्रकरण आता है तो हमारा काम उस प्रकरण को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना है। उनको न्यायालयीन अधिकार प्राप्त है, वो एक संवैधानिक बॉडी है। वो उसकी जांच पड़ताल करते हैं, पूरा छानबीन करते हैं। उसके पश्चात वो उस बच्चे के लिए, उसके पुनर्वास और कल्याण के लिए निर्णय लेते हैं कि बच्चों के लिए क्या कार्रवाई किया जाना है। ये निर्णय समिति के द्वारा लेके और वो फिर जिला बाल संरक्षण इकाई को या संबंधित जो भी है उनको आदेशित करते हैं कि उस बच्चे के लिए क्या कार्रवाई किया जाना है।
सर जाते जाते एक सवाल आपसे निजी सवाल करना चाहूँगी कि ये तो हुई बच्चों से जुड़ी कुछ बातें, अगर हम आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल चाहें तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और जी, आपकी रुचि इस फील्ड में आने की कैसे हुई सर? मेरा जो बचपन है वो दंतेवाड़ा में मेरे पापा की सर्विस यहाँ थी, तो मेरा बचपन यहाँ रहा है। उसके बाद फिर मैं हायर स्टडी के लिए, क्योंकि चूँकि जब 2000 में एमपी छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बेसिकली मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो फिर पापा ट्रांसफ़र लेके एमपी में हम लोग शिफ्ट हो गए थे। तो फिर मेरी आगे की जो एजुकेशन थी वो सब मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुई है। ग्वालियर से मैं बिलोंग करता हूँ, वहीं से मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों MSW, हाँ मैं MSW वहाँ से किया हुआ था, मास्टर ऑफ सोशल वर्क वहीं किया हुआ था। बहुत सारा काम करने के बाद एक्चुअली मैं NGOs में काम कर रहा था, सोशल फील्ड में काम करने का इंटरेस्ट था, तो NGOs के साथ बहुत सारा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये था कि बच्चों के लिए जब काम करना है तो मेरा कहीं ना कहीं करप्शन और इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा चीज़ें थी कि मुझे अगर बच्चों के लिए काम करना है तो मैं नहीं किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो उसके बाद जब फिर मैं गूगल पर सर्च किया कि सबसे ऐसा एरिया कौन सा है जहाँ स्कोप है मुझे सोशल वर्क करने के लिए, तो फिर छत्तीसगढ़ में मैं चूज़ किया। फिर जब ये पोस्ट निकली थी जिला बाल संरक्षण इकाई का, तो मैं एग्ज़ाम दिया था, क्वालिफाई हो गया, तो फिर आके यहाँ ज्वाइन कर लिया। बस बहुत सिंपल है, कुछ विशेष नहीं है जी। बच्चों से निसंदेह प्रेम है आपका, तभी ये बातें आपके मन में आई। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि बस्तर के बच्चों को आप क्या संदेश देंगे? मैं सिर्फ बस्तर के बच्चों को इतना ही बोलना चाहूँगा कि यहाँ के बच्चों में प्रतिभा बहुत है, उसको निखारने की, उनको स्पेस देने की ज़रूरत है। हमको कहीं ना कहीं आप सब शिक्षा से जुड़िए, क्योंकि एक बच्चों के जो सब अधिकारों की जब बात करते हैं तो जो राइट टू डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत जो बोलते हैं हम लोग, राइट्स है ना, जी सर जी। तो विकास का जो अधिकार है वो का सीधा संबंध शिक्षा से होता है। तो आप सभी शिक्षा ग्रहण करिए। मैं तो सभी को बोलता हूँ, कई बच्चे जो शिक्षा से नहीं जुड़े हैं, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तो मेरा बस्तर संभाग के सभी जो अभिभावक हैं उनसे भी और बच्चों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी जो है नियमित रूप से शिक्षा लीजिए, शिक्षा से आप दूर मत हटिए। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, तो शिक्षा जो लेंगे वो सभी लोग बहुत आगे जाएंगे। तो आप सभी शिक्षा से जुड़िए और शिक्षित होइए। जी सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। विजय जी, आपने हमारे दर्शकों को बच्चों के हित से जुड़ी कई बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार। नमस्कार। Oh